जरा दुनिया के सबसे अमीर और सबसे आत्मनिर्भर साम्राज्य की कल्पना कीजिए। मतलब एक ऐसा साम्राज्य जहां दुनिया की 1/3 आबादी बसती है और जिसके पास दुनिया की 1/3 संपत्ति भी है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि उन्हें लगता है कि उनके बाहर की पूरी दुनिया बस बर्बर और असभ्य लोगों से भरी है। हाँ, वो खुद को मिडिल किंगडम मानते थे। सही कहा। अब जरा इस बात पर गौर करें कि इस विशाल साम्राज्य को एक विदेशी ड्रग कार्टेल एकदम घुटनों पर ला देता है, और वो भी एक आधुनिक नौसेना के सपोर्ट के साथ। 1830 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य ने चीन के साथ बिल्कुल यही किया था। एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। हमारे पास एपिक हिस्ट्री की राइज ऑफ चाइना डॉक्यूमेंट्री की ट्रांसक्रिप्ट है, और हमारा मिशन बस तारीखें रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि उस मैकेनिज्म को समझना है कि कैसे एक पूरी तरह से अलग थलग पड़ा ये साम्राज्य अफीम युद्धों और खौफनाक गृह युद्धों की राख से उठकर आज की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन गया। और इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उस 2000 साल पुरानी नींव को समझना होगा जिस पर यह साम्राज्य टिका था। चीनी समाज सदियों तक कन्फ्यूशियस के दर्शन पर चलता रहा। मतलब पारिवारिक सम्मान, बड़ों की आज्ञा का पालन और एक सख्त पदानुक्रम। वहां के सम्राट स्वर्गीय जनादेश या कहें तो डिवाइन मैंडेट के तहत शासन करते थे। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो स्वर्गीय जनादेश था, ये सिर्फ एक शाही उपाधि तो नहीं थी, है ना? ये एक तरह का ब्रह्मांडीय कॉन्ट्रैक्ट था। बिल्कुल सही। इसका सीधा मतलब यह था कि सम्राट को शासन करने का अधिकार सीधे आसमान या ईश्वर से मिला है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच था। वो क्या? अगर देश में अकाल पड़ जाए या बाढ़ आ जाए या आप कोई युद्ध हार जाएं, तो इसे सिर्फ बुरा वक्त नहीं माना जाता था। इसे इस बात का संकेत माना जाता था कि स्वर्ग ने आपसे शासन करने का अधिकार छीन लिया है। अच्छा, मतलब कुदरत का कहर, सीधा राजा की नाकामी है। और किंग राजवंश ने सदियों तक इसी व्यवस्था के तहत बेमिसाल स्थिरता दी। नौकरशाही उन विद्वानों द्वारा चलाई जाती थी जो प्राचीन साहित्य की बेहद कठिन परीक्षाएं पास करते थे। लेकिन इतिहास का एक क्रूर सच ये भी है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा स्थिरता देती है, वही चीज अक्सर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। बिल्कुल। उनकी यही रूढ़िवादिता आधुनिकीकरण के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। और इस अलगाव का टूटना चीन के लिए इतना दर्दनाक था कि इतिहासकार आज भी इसे अपमान की सदी कहते हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो 1839 से शुरू हुआ यह दौर सिर्फ एक सैन्य हार नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का मनोवैज्ञानिक पतन था। असल में ब्रिटेन और चीन के बीच व्यापार का संतुलन पूरी तरह से चीन के पक्ष में था। ब्रिटेन को चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन चाहिए थे, लेकिन चीन को बदले में सिर्फ चांदी चाहिए थी। और जब ब्रिटेन का खजाना खाली होने लगा तो उन्होंने इसका एक बेहद खौफनाक समाधान निकाला, अफीम। एग्जैक्टली। उन्होंने भारत में अफीम उगाई और उसे चीन में स्मगल करना शुरू कर दिया। जब चीनी अधिकारियों ने इस ड्रग तस्करी को रोकने के लिए अफीम की खेप नष्ट की, तो ब्रिटेन ने अपनी आधुनिक नौसेना के साथ हमला कर दिया। यही 1839 का पहला अफीम युद्ध था। और किंग राजवंश की पुरानी नौसेना उन लोहे के ब्रिटिश युद्धपोतों के सामने कहीं टिकी नहीं पाई। हार के बाद चीन पर नांकिंग की संधि जैसी असमान संधियां थोपी गईं। हाँ, हांगकांग छिन गया। बिल्कुल। और विदेशी ताकतों ने चीन के बंदरगाहों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन मैं बता दूं कि बाहरी हमलों से भी ज्यादा विनाशकारी था उनका अंदरूनी पतन। आप टाइपिंग विद्रोह की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जो लगभग 14 साल चला। मैंने डॉक्यूमेंट्री के नोट्स में देखा कि इसमें 4 करोड़ लोग मारे गए थे। 4 करोड़, ये आंकड़ा तो मतलब दिमाग सुन कर देता है। आखिर एक अंदरूनी विद्रोह इतना खूनी कैसे हो सकता है? इसे ऐसे समझिए कि जब स्वर्गीय जनादेश कमजोर पड़ने लगा तो पूरे देश में एक वैचारिक और प्रशासनिक शून्य पैदा हो गया। एक व्यक्ति जो खुद को ईसा मसीह का भाई मानता था, उसने गरीब और हताश किसानों की एक विशाल सेना खड़ी कर ली। और किंग राजवंश को इस विद्रोह को कुचलने के लिए स्थानीय क्षत्रपों की निजी सेनाओं का सहारा लेना पड़ा। ओहो, मतलब गृह युद्ध ने पूरे सामाजिक ताने बाने को ही तार तार कर दिया। बिल्कुल। और इसके बाद 1895 में जो हुआ वो शायद सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। जापान के हाथों हार। हाँ, जापान, जिसे चीन हमेशा एक छोटा और कमतर पड़ोसी मानता था, उसने अपनी आधुनिक सेना से चीन को आसानी से हरा दिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई पुराना दिग्गज पहलवान नए जमाने की कुश्ती के नियम सीखने से मना कर दे और लगातार पिटता रहे,
और उसे लगे कि वो अभी भी सबसे ताकतवर है। बहुत सही तुलना है। इस हार ने पश्चिमी शक्तियों को चीन का मजाक उड़ाने का मौका दे दिया। उन्होंने चीन को एशिया का बीमार आदमी कहना शुरू कर दिया। और इसी सामूहिक हताशा और विदेशी दखल के खिलाफ जो गुस्सा था, उसने 1899 में बॉक्सर विद्रोह को जन्म दिया, है ना? हाँ, ये वो लोग थे जिन्हें लगता था कि ईसाईयत और पश्चिमी संस्कृति चीन को भ्रष्ट कर रही है। और फिर महारानी शीशी ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल करते हुए इन बॉक्सर्स का समर्थन कर दिया और 8 विदेशी शक्तियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जो कि एक आत्मघाती कदम था। बिल्कुल। नतीजे में उन 8 देशों की संयुक्त सेना ने बीजिंग में घुसकर भयानक लूटपाट की और चीन पर एक ऐसा बॉक्सर प्रोटोकॉल थोप दिया जिसका जुर्माना सरकार के सालाना राजस्व का दुगना था। इस चरम अपमान का असर ये हुआ कि इसने चीनी लोगों के मन में आधुनिक राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। अब समाज के बुद्धिजीवी ये समझ चुके थे कि सिर्फ छोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा, पूरे साम्राज्यवादी ढांचे को उखाड़ फेंकना होगा। और यहीं से हम 1911 की क्रांति में प्रवेश करते हैं। 2000 साल पुरानी राजशाही का अंत। महज 6 साल के सम्राट पुई को गद्दी छोड़नी पड़ी। सन यात-सेन के नेतृत्व में रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, जिनके 3 मुख्य सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और लोगों की आजीविका। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। क्या रातों रात 2000 साल की राजशाही को हटाकर एक पश्चिमी शैली का लोकतंत्र थोप देना एक बहुत बड़ी भूल थी? मतलब क्या आप किसी पुराने कंप्यूटर का ओएस हटाकर अचानक कोई नया विदेशी ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं जब हार्डवेयर उसके लिए बना ही ना हो? आपका ये तकनीकी उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। सन यात्सेन का विजन बहुत प्रगतिशील था, लेकिन चीन में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कोई संस्थागत ढांचा ही नहीं था। कोई स्वतंत्र न्यायपालिका या नागरिक समाज नहीं था। बिल्कुल। इस वैक्यूम को भरने के लिए सत्ता शक्तिशाली सेनापति युआन शिकाई के हाथों में चली गई, जिसने जल्दी ही तानाशाही अपना ली। और जब उसकी मौत हुई तो देश वॉरलॉर्ड्स या कहें तो क्षेत्रीय क्षत्रपों के खूनी दौर में चला गया। पूरा देश जनरलों की निजी सेनाओं के बीच बट गया जो अपनी खुद की मुद्राएं छाप रहे थे। हाँ, और किसानों से दशकों का टैक्स एडवांस में वसूल रहे थे। ये पूरी तरह से अराजकता थी। इसी अराजकता के बीच 1919 का मे 4th मूवमेंट होता है। पहले विश्व युद्ध में चीन ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था, इस उम्मीद में कि वर्साई की संधि में उन्हें जर्मनी के कब्जे वाले चीनी इलाके वापस मिलेंगे। लेकिन पश्चिम ने उन्हें धोखा दिया। एग्जैक्टली। वो इलाके वापस चीन को देने के बजाय जापान को सौंप दिए गए। मुझे लगता है कि ये वो पल था जब चीन के युवाओं का पश्चिमी लोकतंत्र से पूरी तरह मोह भंग हो गया। सिर्फ मोह भंग ही नहीं हुआ, इस धोखे ने चीनी बुद्धिजीवियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पश्चिमी देशों का लोकतंत्र और न्याय शायद सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए है। पश्चिम का मॉडल उन्हें खोखला और पाखंडी लगने लगा। बिल्कुल। और इसी वैचारिक मंथन में उन्हें एक नया रास्ता दिखा, मार्क्सवाद। 1917 की रूसी क्रांति ने उन्हें एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया था जो पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध भी करता था और तेजी से आधुनिकरण का वादा भी करता था। कराने के लिए कुओमिंतांग यानी राष्ट्रवादी दल के साथ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना पड़ा। लेकिन ये तो एक बेमेल शादी की तरह था जिसका टूटना तय था। और 1927 में राष्ट्रवादियों के नेता चांग काई शेक ने कम्युनिस्टों के खिलाफ जो किया, शंघाई नरसंहार, वो बहुत खौफनाक था। रातों रात हजारों कम्युनिस्टों और यूनियन कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। जो बचे उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। और यहीं से इतिहास प्रसिद्ध लॉन्ग मार्च की शुरुआत होती है। 1934 में शुरू हुआ ये 6000 मील का सफर। हाँ, ये सिर्फ एक सैन्य वापसी नहीं थी, ये एक भट्टी की तरह था जिसने पार्टी को फौलाद बना दिया। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लगभग 1 लाख लोग चले थे और मुश्किल से 8 या 10 हजार लोग ही बच पाए। सही आंकड़ा है। लेकिन जो बचे वो कोई आम सैनिक नहीं थे। वे वैचारिक रूप से इतने कट्टर हो चुके थे कि उनके लिए पार्टी ही उनका धर्म बन गई। और सबसे बड़ी बात, इस लॉन्ग मार्च के सर्वाइवल ने माओ को निर्विवाद नेता बना दिया। बिल्कुल। माओ की इसी गुरिल्ला रणनीति का असली परीक्षण तब हुआ जब 1937 में जापान ने चीन पर पूर्ण आक्रमण कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी और आम नागरिकों के लिए तो ये एक अकल्पनीय त्रासदी थी। दोनों तरफ से मौत आ रही थी। एक तरफ जापानी सेना ने रेप ऑफ नानकिंग जैसी दरिंदगी की, जहां 3 लाख तक बेगुनाह नागरिक मारे गए, और दूसरी तरफ अपनी ही सरकार ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
चांग काई शेक ने जापानी सेना को रोकने के लिए येलो रिवर का बांध तोड़ दिया। वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। हाँ, और इस बाढ़ में 5 लाख से ज्यादा चीनी नागरिक डूबकर मर गए। मतलब चांग काई शेक ने समय खरीदने के लिए जमीन और अपने ही लोगों की बलि दे दी। यहीं से एक अहम सवाल उठता है कि इस जापानी आक्रमण ने राष्ट्रवादी सरकार की सबसे बेहतरीन सेनाओं को खत्म कर दिया। वे शहरों में सिमट गए, लेकिन कम्युनिस्टों ने इस युद्ध का इस्तेमाल कैसे किया? डॉक्यूमेंट्री के अनुसार कम्युनिस्टों ने ग्रामीण इलाकों में अपना जनाधार मजबूत किया। माओ समझ चुके थे कि असली ताकत करोड़ों गरीब किसानों में है। हाँ, उन्होंने सिर्फ गुरिल्ला युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में एक क्रूर लेकिन प्रभावी भूमि सुधार लागू किया। और ये कोई साधारण सरकारी नीति नहीं थी। कम्युनिस्ट कैडर्स ने किसानों को उकसाया कि वे सदियों से उनका शोषण करने वाले जमींदारों पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाएं और उन्हें मौत के घाट उतारें। इसके पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक चाल थी। जब किसानों के हाथों में जमींदारों का खून लग गया तो उनका भाग्य हमेशा के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ गया। क्योंकि अगर राष्ट्रवादी सरकार वापस आती तो वो किसान मारे जाते। इसलिए उन्होंने सीसीपी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। एग्जैक्टली। और इसी जमीनी समर्थन के कारण 1945 में जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो कम्युनिस्ट सेना एक अजेय ताकत बन चुकी थी। और 1949 आते आते चांग काई शेक को ताइवान भागना पड़ा और माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कर दी। अब सत्ता पूरी तरह से माओ के हाथ में थी। शुरुआत में उन्होंने जमींदारी प्रथा का खात्मा किया, महिलाओं को नया अधिकार दिए और कोरियाई युद्ध में अमेरिका का डटकर सामना किया, जिससे उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन फिर विचारधारा ने हकीकत को पूरी तरह निगल लिया। 1958 का ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बनना चाहते थे। ये तो ऐसा था जैसे कोई पायलट बस किताब पढ़कर हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहा हो और यात्रियों की परवाह किए बिना लूप बना रहा हो। माओ ने करोड़ों किसानों को खेतों से निकाल दिया और बैकयार्ड भट्टियों में लोहा पिघलाने का आदेश दे दिया। खेती के औजार, बर्तन, सब कुछ पिघलाकर एक बेकार लोहा बनाया गया। लेकिन इसका सबसे खौफनाक पहलू इसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर था। मतलब कम्युनिस्ट सिस्टम में स्थानीय पार्टी नेताओं में माओ का इतना खौफ था कि कोई भी ये बताने की हिम्मत नहीं कर सका कि खेतों में अनाज नहीं उग रहा है। उन्होंने झूठे आंकड़े पेश किए और केंद्र सरकार ने उन झूठे आंकड़ों के आधार पर सारा असल अनाज निर्यात कर दिया। नतीजा इतिहास का सबसे बड़ा अकाल, जिसमें 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ लोग मारे गए। ये सोचना भी सिहरन पैदा कर देता है। और जब इस महात्रासदी के बाद माओ की आलोचना होने लगी तो उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक क्रांति या कहें तो कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू कर दी। 1966 में उन्होंने देश के युवाओं को भड़काया, जिन्हें रेड गार्ड्स कहा जाता था। उनका लक्ष्य था 4 पुरानी चीजों को नष्ट करना। ये एक हिंसक शुद्धिकरण था। शिक्षकों को पीटा गया, ऐतिहासिक धरोहरें तोड़ दी गईं और लाखों लोगों को यातना शिविरों में भेज दिया गया। माओ एक बेहतरीन क्रांतिकारी जरूर थे, लेकिन एक विनाशकारी प्रशासक साबित हुए। उनके अहंकार और सोवियत संघ के साथ दरार ने चीन को पूरी तरह अलग थलग कर दिया था। और इसी दौर में डेंग शॉपिंग जैसे वरिष्ठ नेता को भी ट्रैक्टर फैक्ट्री में काम करने भेज दिया गया। फिर 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन बर्बादी के कगार पर था। और यहीं पर वापसी होती है डेंग शॉपिंग की। उन्होंने आकर देखा कि विचारधारा से पेट नहीं भरता। उनका एक बहुत मशहूर वाक्य है कि बिल्ली काली है या सफेद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो चूहे पकड़ती है। ये उनकी व्यावहारिकता का चरम था। उन्होंने 4 आधुनिकीकरण का नारा दिया और चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद पेश किया। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का पूंजीवादी प्रयोग था जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल कर रही थी। उन्होंने शेंजन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, विदेशी निवेश को न्योता दिया। लेकिन रुकिए, अगर आप आर्थिक आजादी दे रहे हैं तो लोग राजनीतिक आजादी भी तो मांगेंगे, है ना? बिल्कुल। और यही तनाव 1989 में तियानमेन स्क्वायर पर फूट पड़ा, जब छात्रों ने लोकतंत्र और बोलने की आजादी की मांग की और दुनिया को लगा कि शायद चीन का लोकतंत्रीकरण हो जाएगा। लेकिन डेंग शाओपिंग ने सेना और टैंकों से उन्हें कुचल दिया। वो टैंकमैन की तस्वीर तो पूरी दुनिया में छा गई थी। यहाँ सबसे अचरज की बात यह है कि तियानमेन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी जनता के साथ एक नया अनुबंध किया, एक ग्रैंड बार्गेन। कैसा अनुबंध? उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अप्रत्याशित आर्थिक समृद्धि देंगे, तुम गरीबी से बाहर आओगे, लेकिन बदले में
तुम्हें पार्टी के पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण को बिना किसी सवाल के स्वीकार करना होगा। तो मतलब हम तुम्हें अमीर बनाएंगे और तुम हमें सत्ता दोगे। और अगर हम सोर्स के आंकड़ों को देखें तो ये सौदा काम कर गया। 1990 में 80% अत्यधिक गरीबी से गिरकर ये आंकड़ा 0 के करीब आ गया। इसी आर्थिक उछाल ने 21वीं सदी के चीन की नींव रखी। 1997 में हांगकांग की वापसी हुई। 2001 में चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ। और फिर 2008 का बीजिंग ओलंपिक और 2012 में शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद तो चीन ने अपनी ताकत खुलकर दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया। पश्चिमी दुनिया को दशकों तक लगता था कि आर्थिक तरक्की से चीन में लोकतंत्र आएगा, लेकिन चीन ने इसे गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल ग्रेट फायरवॉल और डिजिटल सर्वेलेंस के जरिए जनता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किया। हम यहाँ किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे, बस जो सोर्स में विश्लेषण है उसे डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि एक सत्तावादी शासन भी तकनीकी रूप से अत्यधिक उन्नत और आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। तो आज की चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि चीन का उदय कोई सीधी रेखा नहीं रही है। ये 2000 साल की स्थिरता, अपमान की एक सदी, विनाशकारी प्रयोगों और एक बेजोड़ आर्थिक छलांग की कहानी है। लेकिन इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जनता को बेतहाशा आर्थिक विकास का वादा किया है। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आने वाले वक्त में ये आर्थिक इंजन कभी धीमा पड़ गया या रुक गया तो इस सौदे का क्या होगा? जब समृद्धि बांटने के लिए नहीं बचेगी तो क्या तब भी ये कड़ा डिजिटल और राजनीतिक नियंत्रण टिका रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत और ट्रांसक्रिप्ट की पड़ताल से ये साफ है कि चीन के इस सफर को समझना आज के वैश्विक परिदृश्य को समझने के लिए कितना जरूरी है।